हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं मिनरल एंड न्यूट्रिशन, खनिज पोषण की अपन बातें करेंगे और ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। अगली 35 से 40 मिनट के अंदर चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं खनिज पोषण, इंग्लिश में मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे? जल संवर्धन से बात करेंगे, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक। क्या होती है ये हाइड्रोपोनिक टेक्निक? इसके अंदर करते क्या है? इसके अंदर अपन करते हैं कि भैया इसके अंदर मिट्टी का यूज में नहीं लेते, प्लांट को अपन उगाते हैं किसके अंदर? पानी के अंदर ही उगा देते हैं प्लांट को, मिट्टी का यूज ही नहीं लेते। तो अब आप बोलोगे ये कैसे? तो मिट्टी का काम क्या है? मिट्टी का काम यह है कि भैया ये वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दे, ठीक है, प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दे। और क्या काम है कि भैया प्लांट जो है उसमें दबा रहे, खड़ा रहे प्लांट, ठीक है, ये काम मिट्टी के हैं। तो अगर अपन ये काम उसको पानी के अंदर ही कर दें, ये सारे काम, ठीक है, न्यूट्रिएंट उसको जो उसमें मिट्टी से मिलने वाले न्यूट्रिएंट थे वो पानी में ही डाल दें तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी। अब उसका दूसरा काम क्या है कि वो प्लांट को भैया खड़ा रखता है, ठीक है, खड़ा रखता है। जो मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो वो खड़ा रहेगा एक जगह। अगर वो काम अपन वैसे पानी के अंदर किसी से बांध दें, किसी मतलब बाल्टी के अंदर उसको लगा के उसको बांध दे साइड से, तो वो काम भी अपना चल जाएगा। ठीक बात है। अब वही क्या है, हाइड्रोपोनिक टेक्निक होती है। डिटेल में बात करेंगे। हाइड्रोपोनिक जो टेक्निक है इसको दिया किसने? जूलियस वॉन सैक नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1860 की बात है और ये क्या है? जर्मन बोटनिस्ट। ये आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि कौन जर्मन है, कौन अमेरिकन है, कौन कहां का, ये सारी ये आपको याद होनी चाहिए कौन ब्रिटिश है। तो ये क्या थे? जर्मन बोटनिस्ट थे। ठीक है, क्या से क्वेश्चन बन सकता है। तो जर्मन बोटनिस्ट थे और इन्होंने क्या किया? ये हाइड्रोपोनिक टेक्निक दी थी। इसके अंदर क्या करते हैं? प्लांट को अपन ग्रो कराएंगे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर ग्रो कराएंगे। कहां ग्रो कराएंगे? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर, मतलब पानी के अंदर अपन न्यूट्रिएंट डाल देंगे, उसके अंदर अपन प्लांट को ग्रो कराएंगे। ठीक है, और ये क्या होगा? सोयल फ्री होगा। मैंने अभी बोल दिया आपको कि मिट्टी का यूज में ही नहीं लेना, अपन को मिट्टी यूज में ही नहीं लेनी है। जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, ठीक है, उसी के अंदर अपन प्लांट को ग्रो कराएंगे। इसी को हाइड्रोपोनिक्स कहा गया है। अब ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। ये क्या है? एक बाल्टी टाइप मान लो, क्या है? बाल्टी टाइप आपको दिख रही होगी। इसके अंदर अपन ने एक प्लांट डाल दिया, प्लांट सीधा खड़ा रहे इसके लिए अपन ने यहां पर कॉटन लगा दी और क्या कर दिया अपन ने? यहां पर एक एरेटिंग ट्यूब डाल दी, इसके अंदर एरेटिंग ट्यूब डाल दी इसके अंदर। ठीक है, इससे क्या होगा? हवा जो है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं वातन नली बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होगी? हवा जो चाहिए होती है जो जड़ों को, वो हवा जाती रहेगी अंदर। इस एरेटिंग ट्यूब से क्या जाएगी? हवा जाती रहेगी अंदर। यहां से अपन क्या करेंगे? यहां से अपन जो न्यूट्रिएंट्स है वो डालते रहेंगे। इस जो फनल जो आपको कीप दिख रहा है, ये जो कीप दिख रहा है, इससे अपन क्या डाल देंगे? न्यूट्रिएंट्स है वो पानी वगैरह अपन डालते रहेंगे इससे। ठीक है, और ये प्लांट है अपना, इसके अंदर ये पूरा इसके अंदर भरा हुआ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। तो जितने भी न्यूट्रिएंट जिसको चाहिए होते हैं, इसके लिए जरूरी हैं, वो अपन इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब आइडेंटिफाइड एसेंशियल एलिमेंट्स। अब इसका काम क्या है भैया? इससे अपन क्या पता लगा सकते हैं? एक तो ये पता लगा सकते हैं कि भैया कौन सा जो न्यूट्रिएंट है ना, न्यूट्रिएंट तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट है। तो अब अपन को कैसे पता चले कि भैया कौन सा बहुत ही आवश्यक होता है प्लांट के लिए? ये भी पता लगा सकते हैं। इससे कैसे लगा सकते हैं? अब ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, ठीक है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर? मान लो इसके अंदर एक बार सोडियम अपन ने डाला ही नहीं, ठीक है, सोडियम अपन ने डाला ही नहीं इसके अंदर, तो अपन को पता लग जाएगा कि भाई सोडियम, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस आएंगे, इस प्लांट के अंदर कुछ भी चेंजेस आएंगे, तो अपन को पता लग जाएगा कि भाई सोडियम की कमी के कारण ये चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, तो अपन को पता लग गया कि न्यूट्रिएंट जरूरी है, मतलब सोडियम जो है वो जरूरी है, जरूरी वाला पोषक तत्व है या फिर नहीं है। ठीक है, ऐसे मान लो पोटेशियम, एक बार अपन ने क्या किया, इसके अंदर पोटेशियम नहीं डाला, तो अपन को पता लग जाएगा कि पोटेशियम जरूरी है या नहीं है। अगर प्लांट जो है वो बढ़िया जिंदा है, बढ़िया काम कर रहा है अपना, तो पोटेशियम जरूरी नहीं है। अगर वो मर रहा है, मतलब प्लांट जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तब वो क्या है? अपन मान सकते हैं कि पोटेशियम जरूरी है। तो इसे क्या पता लग सकते हैं अपन कि भैया कौन सा अनिवार्य जो एलिमेंट है, कौन सा अनिवार्य तत्व है प्लांट के लिए, तो वो कौन सा है, वो अपन पता लगा सकते हैं इससे। ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिख जाएंगे, मतलब जैसे अपन किसी को नहीं डालेंगे इस न्यूट्रिएंट के अंदर, कोई एलिमेंट अपन नहीं डालेंगे, तो क्या होगा? उसका डेफिशिएंसी सिम्टम आ जाएगा, उसकी कमी के क्या आ जाएंगे? लक्षण दिखने लग जाएंगे। बस ये अपन को पता लगा सकते हैं इससे। कमर्शियल प्रोडक्शन किसका कर सकते हैं? हाइड्रोपोनिक जो टेक्निक है, ये जो जल संवर्धन जो टेक्निक है, इससे क्या कर सकते हैं अपन? कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स है जिनका अपन क्या कर सकते हैं? कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? टोमेटो, ठीक है, इसे जो टोमेटो जो टमाटर है वो इससे उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है हाइड्रोपोनिक टेक्निक से, जो बिना जो मिट्टी वाली जो टेक्निक है, इससे टोमेटो का। और सीडलेस कुकुम्बर, बिना बीज वाले जो खीरा है उसका। और लेटस, ठीक है, लेटस क्या होती है? लेटस एक मतलब पत्ती टाइप होती है, सलाद जिसको मतलब बोल आपकी हिंदी वाली जो एनसीईआरटी उसके अंदर सलाद लिख रखा है इसको। लेटस क्या है? एक मतलब पत्ती टाइप का होता है, एक है ना, आप गूगल पर भर के देखना।
एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें, एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें फिर, ठीक है, कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स जो अनिवार्य हैं, ठीक है, प्लांट के लिए अनिवार्य हैं, वो एलिमेंट कौन से अनिवार्य जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो 105 एलिमेंट है, 105 तत्व हैं, उनमें से 60 तत्व है, ठीक है, टोटल कितने हैं, 105 तत्व हैं, उनमें से 60 तत्व जो हैं वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। टोटल कितने बोल रहा है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, टोटल कितने बता रहा है भैया, 105 तत्व बता रहा है। 105 में से 60 किसके अंदर है, प्लांट्स के अंदर है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ये जो 60 के 60 है ये क्या है, प्लांट के लिए आवश्यक हो, जरूरी नहीं है ना ये। तो कौन कौन से आवश्यक है वो अपन पता लगाएंगे पहले, ठीक है। तो पता कैसे लगाएंगे, पता अपन ऐसे लगाएंगे कि उसके लिए क्राइटेरिया करेंगे, क्या है, मापदंड है, कुछ मापदंड है जिनसे अपन पता लगा सकते हैं कि भैया ये अनिवार्य है प्लांट के लिए, ये तो मतलब प्लांट को चाहिए ही चाहिए, या फिर इसकी कोई जरूरी नहीं है, अगर इसको अपन निकाल भी दे तो कोई जो खास फर्क नहीं पड़ेगा प्लांट को। तो वो देखो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, मतलब अनिवार्यता निर्धारण के मापदंड कि भैया ये अनिवार्य है या नहीं, इसके लिए कौन कौन से मापदंड है वो देखो। पहला क्या है, नेसेसरी फॉर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ठीक है, वो जो एलिमेंट है ना उसको, उस एलिमेंट को अपन अनिवार्य मानेंगे, ठीक है, जो किसके लिए हो, जो किसके लिए नेसेसरी हो, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए, वृद्धि और जनन के लिए क्या हो, क्या हो, नेसेसरी हो, वो क्या हो, जरूरी हो। वो एलिमेंट जो जरूरी हो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए, उसी को अपन अनिवार्य मानेंगे। पहला मापदंड तो ये हो गया, ठीक है जी। दूसरा मापदंड क्या है, स्पेसिफिक और नॉन रिप्लेसेबल होना चाहिए। हिंदी में बोलूं तो विशिष्टता होनी चाहिए उसकी, और प्रतिस्थापन करना संभव नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भैया वो जो आपका जो एलिमेंट है वो एलिमेंट वो विशिष्ट होना चाहिए, ठीक है, विशिष्ट होना चाहिए, मतलब उसके जैसा वो जो काम कर रहा है ना वो कोई और दूसरा काम नहीं करना चाहिए, समझे। मान लो सोडियम है, सोडियम है वो कुछ काम कर रहा है, सोडियम जो है वो कुछ काम कर रहा है। अगर मैं सोडियम को बाहर निकाल दूं तो अगर कोई दूसरा एलिमेंट सोडियम का काम करने लग जाए तो सोडियम की फिर जरूरत क्या है, फिर जरूरत ही क्या है सोडियम की, सोडियम है अपने पास, ठीक है। सोडियम जो है उसको मैं प्लांट से बाहर निकाल दूं, ठीक है, न्यूट्रिएंट से बाहर ही निकाल दूं, मैं सोडियम नहीं दे रहे प्लांट को। अब अगर सोडियम का काम कोई दूसरा तत्व करने लग जाए तो फिर सोडियम की जरूरत क्या है, सोडियम की जरूरत ही नहीं है, तो फिर ये क्या है, अनिवार्य नहीं है, ठीक है, अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य अपन उसी को मानेंगे अगर उसको बाहर निकाल दिया तो उसके काम कोई और नहीं कर सकता, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, वही अनिवार्य होगा। तो ये दूसरा क्या है, मापदंड है। तीसरा मापदंड क्या है, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म, जो प्लांट मेटाबॉलिज्म उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होने चाहिए, मतलब जो पादप का जो उपापचय है उसमें प्रत्येक रूप से सम्मिलित होना चाहिए, डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म के अंदर उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर अब्सेंट हो जाए ये जो तीनों है ना, ये जो तीनों जिसके अंदर होंगे, ये जो तीनों विशेषताएं हैं, ये तीनों फीचर जिसके अंदर होंगे वही क्या होगा, आपका एसेंशियल एलिमेंट होगा, वही आपका अनिवार्य तत्व होगा, ठीक है। अब अगर अब्सेंट हो जाए, अगर कोई अनिवार्य तत्व है वो अब्सेंट हो जाए, अगर वो अनुपस्थित हो जाए, उसको अगर अपन बाहर निकाल दें, तब क्या होगा, तब उसकी लाइफ साइकिल जो है वो चलनी नहीं चाहिए और सीड जो है वो बनने नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। तभी उसको अनिवार्य मानेंगे, अगर अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य तभी मानेंगे जब उसको बाहर निकाल दें तो प्लांट जो है वो जीवित नहीं होना चाहिए, उसकी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, तभी उसको अपन क्या मान सकते हैं, अनिवार्य मान सकते हैं। अगर प्लांट बढ़िया काम कर रहा है, उसके बिना भी कोई तत्व है उसको अपन बाहर निकाल दिया, उसके बिना प्लांट बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, तो अपन की जरूरत क्या, उसकी जरूरत ही क्या है, तो वो अनिवार्य नहीं है। अब 60, अब मैंने आपको बताया कि 105 टोटल कितने 105 तत्व हैं, उसमें से 60 क्या है, प्लांट के अंदर होते हैं। अब 60 में से भी सारे तो नहीं है, सारे तो नहीं है अनिवार्य, तो अनिवार्य कितने हैं, अनिवार्य भैया 17 जो है ना, 17 एलिमेंट है वो एसेंशियल है, वो अनिवार्य आपके तत्व हो गए, ठीक है। अब 17 जो है ना, ये जो 17 एलिमेंट है इनमें से भी कुछ क्या है, वृत्त पोषक है और कुछ क्या है, सूक्ष्म पोषक है, ठीक है, मतलब कुछ क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो बड़े हैं, ठीक है, जो मतलब ज्यादा चाहिए, ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और कुछ क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब सूक्ष्म पोषक है, ठीक है। अब कौन कौन से क्या है वो अपन बात करेंगे, तो पहले बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट की, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अपन बात कर लेंगे, वृत्त पोषक की कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेंगे। तो 17 में से 9 क्या है, वृत्त पोषक है, और जो आपके 8 है वो क्या है, सूक्ष्म पोषक है, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अब कौन कौन से है वो देखो भैया, ये 9 कौन कौन से हैं, CHOPKNSSCAMG, ये क्या है आपके, क्या है आपके वृत्त पोषक हैं आपके। इनको याद करने के लिए जो सिंपल से एक ट्रिक है, ठीक है, हम जो पढ़ते, मैं भी जब कोचिंग किया उस टाइम पे सर ने बताई थी, वो क्या है, चोपकिंस का मैगी, क्या है, चोपकिंस का मैगी, CHOPKNS, ठीक है, इसको क्या मान लो आप, चोपकिंस, ठीक है, क्या मान लो, चोपकिंस, CA का क्या मान लो, का, ठीक है, और MG का क्या हो जाएगा, मैगी, तो क्या हो जाएगा, चोपकिंस का मैगी, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, चोपकिंस का मैगी, ठीक है, इसी सीक्वेंस में मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। अब इनकी बात करें तो ये क्या है,
10 mm मोल के पर केजी ड्राई वेट अगर हो ज्यादा से ज्यादा हो, 10 mm मोल पर केजी ड्राई वेट से अगर ये ज्यादा हो तो वो क्या हो जाएंगे, वृत्त पोषक हो जाएंगे। अगर इससे कम हो तो वो किस में आ जाएंगे, सूक्ष्म पोषक के अंदर आ जाएंगे। अब बात करें सूक्ष्म पोषक की तो कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं वो 8, कौन कौन से हैं वो देख लो भैया, BCU MONI MNZ NFECL, ठीक है। ये क्या है आपके, ये क्या है आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक है। याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक भैया क्या है, सिंपल सी ट्रिक ये है, बकू मोनी मंजन फेकल, ठीक है। क्या है, बकू मोनी मंजन फेकल, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो भैया, इसको याद रख सकते हो, चोपकिंस का मैगी, ठीक है। इसको याद रख सकते हो, बकू कोई नाम है, ठीक है, एक लड़की का नाम मोनी, बक्कू और मोनी दो हैं, उन्होंने क्या कर दिया, मंजन को क्या कर दिया, फेंक दिया, तो क्या है, बकू मोनी मंजन फेकल, ऐसे भी इसको याद रख सकती हो, ठीक है। अब आगे बात करें, अब इनमें से ये जो है ना आपकी चोपकिंस का मैगी, इनमें से जो है सबसे ज्यादा कौन सा चाहिए, सबसे ज्यादा कौन सा चाहिए, इनमें से ये जो 9 है इनमें से भी सबसे ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की ग्रेटेस्ट रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज्यादा कौन चाहिए आपको, नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। अब बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट में, माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो सूक्ष्म पोषक है इनमें सबसे ज्यादा कौन सा चाहिए, सबसे ज्यादा कौन सा चाहिए, तो जो आपका Fe है उसको वो अपन को ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ठीक है। इनमें ठीक है, इनके अंदर कंपटीशन कराएं, ठीक है, जो सूक्ष्म पोषक है इनके अंदर आपस में कंपटीशन करें, तो आपस में देखें तो तुलना करें तो जो Fe है उसकी जरूरत ज्यादा होती है, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, फंक्शंस ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, ये जो मैंने आपको बताई अनिवार्य जो तत्व बताए मैंने 17, अब इनके फंक्शन क्या क्या है वो देख लो भैया, इनके कार्य क्या क्या है वो देख लो। पहला क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट मतलब जो बायोमोलिक्यूल के कंपोनेंट होते हैं, जो जैव अणु हैं उनके क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। कौन होते हैं, कौन होते हैं, कौन ही होते हैं, कौन होते हैं, कौन ही होते हैं। कौन मतलब CHON, कौन होते हैं, कौन होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं, कौन ही होते हैं, ठीक है। तो CHON ये क्या है, सेल स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, CHON, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये आपको कहां मिलेंगे, सेल स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कौन होते हैं, कौन ही होते हैं। फिर बात करें किसके, एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स, दूसरा जो कार्य है वो क्या है, एनर्जी ट्रांसड्यूसर, भारी भरकम शब्द नहीं है, ध्यान से सुनो। देखो क्या देखा एनसीईआरटी के अंदर, कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड जो है उनके क्या है, कंपोनेंट है। अब एनर्जी रिलेटेड, ठीक है, ऊर्जा से रिलेटेड कौन से रासायन कंपाउंड है वो बताओ मुझे, ठीक है, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड है वो मुझे बताइए आप। तो कौन से हैं आपको ध्यान में आएगा, सबसे पहले ATP, ठीक है, ATP क्या है, ATP क्या केमिकल कंपाउंड है, और क्या है, एनर्जी अपन को ATP से तो मिलती है, ATP ही तो क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। तो एटीपी के अंदर क्या होता है आपका क्या होता है, फोस्फोरस। तो फोस्फोरस है वो किसके अंदर देखने मिलेगा आपको, एटीपी के अंदर, एटीपी के अंदर फोस्फोरस। और एक होता है आपका एमजी जो है वो काम मिलेगा क्लोरोफिल के अंदर। एटीपी और क्लोरोफिल वो क्या है, एनर्जी रिलेटेड क्या है, केमिकल कंपाउंड है। और जो फोस्फोरस है वो आपको एटीपी के अंदर मिलेगा, और जो एमजी वो आपको क्लोरोफिल के अंदर मिलता है। फिर बात करें कैटालाइटिक रोल की, तीसरा फंक्शन इनका क्या है, तीसरा फंक्शन इनका क्या है, वो क्या, कैटालाइटिक रोल। कैटालाइटिक रोल नाम से पता लगा कि क्या करेंगे, कैटालाइज कराएंगे, ठीक है, एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम, ठीक है, एंजाइम्स को या तो एक्टिवेट करेंगे या फिर इनहिबिट करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से इसके अंदर, Mg+2 किसको एक्टिवेट करेगा, रूबिस्को और पेप कार्बोक्सिलेज को, ठीक है। फिर बात करें ZNS2 अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, MO, ठीक है, जो मोलिब्डेनम वो क्या करेगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम आएगा। फिर जो चौथा फंक्शन है वो क्या है, टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या होती है वो देखो भैया, अल्टर ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है ना उसको अल्टर करने का काम, उसको क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, K+, आप सबको पता है जो पोटेशियम होता है, वो किस काम आता है, जो आपके स्टोमेटा सब जानते हो, स्टोमेटा का खुलने और बंद होने का काम है ना, कितना खुलेगा वो बंद कब होगा, उसका काम कौन देखता है, पोटेशियम देखता है। ये क्या है, पोटेशियम का काम है। स्टोमेटा ओपन होगा क्लोज होगा, ये किसका काम है, पोटेशियम का काम है। यहां तक बात क्लियर है। अब बात करेंगे इसकी, बात किसकी करेंगे, अब कुछ हायर प्लांट्स है, ये तो अपन ने बात करी, जो 17 क्या है, अनिवार्य तत्व है, ये होते हैं, ये तो चाहिए प्लांट को, ठीक है, इनके बिना वो नहीं रह सकती। अब बात करेंगे कि जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर कुछ एडिशनल एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम, ठीक है। जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ एडिशनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, सोडियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कोबाल्ट हो गया, सेलेनियम हो गया। अब बात करेंगे
अगर ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, ये जो अनिवार्य जो तत्व हैं, ठीक है, ये जरूरी होते हैं, आपको पता लगा कि भैया ये जरूरी है, इनका होना बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर ये बढ़ जाएं, ठीक है, ये बढ़ जाए किसी भी चीज की अति, तो है ना, वो तो क्या है, दिक्कत ही करती है। आपको खाना है, वो जरूरी होता है, ठीक है, आपको खाना खाना चाहिए, वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है, एनर्जी तभी तो मिलेगी। लेकिन अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हो, अति कर रहे हो किसी भी चीज की, तो वो तो गलत हो गई ना, वो गलत होगी। तो अगर ये जो अनिवार्य जो तत्व है वो अगर ज्यादा मात्रा के अंदर हो जाए, ठीक है, ज्यादा मात्रा के अंदर हो जाए, तो क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएगा। मतलब क्या है, ये फिर जहर का काम करेंगी, फिर क्या करेंगी, जहर का काम करेंगी। तो सूक्ष्म पोषकों की अविषता, तो अगर सूक्ष्म पोषक जो है वो ज्यादा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, विष के जैसा काम करेंगे, ठीक है। तो अगर लो अमाउंट में है, ठीक है, अगर आपके जो सूक्ष्म पोषक हैं, जो अभी आपने बात की, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वो क्या है, अगर लो अमाउंट में है, अगर उनकी मात्रा कम है, तो क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, उनकी कमी हो जाएगी। अगर वो ज्यादा है, ठीक है, उनकी मात्रा जो है वो ज्यादा है, तो क्या हो जाएगी, अविषता अपन को देखने के लिए मिलेगी, टॉक्सिसिटी अपन को देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब बात करेंगे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ी, अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, टॉक्सिसिटी होगी, तो क्या होगा, ड्राई वेट ऑफ टिश्यू रिड्यूसेस बाय 10%। जो ड्राई वेट है, टिश्यू का जो ड्राई वेट है, वो क्या हो जाएगा, 10% से कम हो जाएगा। तब क्या बोलेंगे अपन कि भैया ये टॉक्सिक है, ये क्या है, टॉक्सिक है, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, ड्राई वेट है जो टिश्यू का, वो 10% से कम हो जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, ये टॉक्सिक है, ठीक है। अब बात करें ये जो मैंगनीज अपनी एनसीईआरटी के अंदर देखा है, मैंगनीज जो Mn है, इसकी टॉक्सिसिटी अगर हो जाएगी, मैंगनीज की अगर मात्रा ज्यादा हो जाए, ठीक है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अगर मैंगनीज की मात्रा होगी, तब क्या होगा, तब होगा ये कि ये खुद तो बढ़ेगा, लेकिन ये जो है ना CaFeMg, ठीक है, जो आपका कैल्शियम, जो आयरन और आपका जो मैग्नीशियम है, इनको क्या कर देगा, इनकी डेफिशिएंसी कर देगा। जो मैंगनीज है जब खुद बढ़ेगा ना, ये खुद तो बढ़ जाएगा, लेकिन कमी किसकी कर देगा, कमी कर देगा ये किसकी, कैल्शियम, आयरन और आपका जो मैग्नीशियम है, इनकी कमी कर देगा, इनकी डेफिशिएंसी कर देगा। तो ये क्या है, ये खुद बढ़ा, इसने टॉक्सिक हो गया, ये क्या है, इसकी टॉक्सिसिटी कारण ये जो 3 है एलिमेंट, ये जरूरी थे और ये इनकी क्या हो गई, कमी हो गई। बात क्लियर है। अब बात करेंगे इनकी कमी होती कैसे है। Mn जो है ना, ये जो मैंगनीज है, ये करता है, कंपीट करता है किसके साथ में, जो आपके आयरन और मैग्नीशियम के साथ में। जब जड़ों, आपको सबको पता है कि जो जड़ें होती हैं वो जमीन से क्या करती हैं, जो मिट्टी है उससे क्या करती हैं, क्या लेती हैं, मिनरल्स लेती हैं, न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, जो पोषक तत्व वो लेती हैं, ठीक है। अब अगर ये Mn जो मैंगनीज है ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये मैंगनीज क्या करता है, ये कॉम्पिटिशन करेगा किसके साथ में, कि भैया जड़ों के अंदर पहले कौन सा घुसे, किसके साथ कॉम्पिटिशन होगा, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, आयरन और आपका मैग्नीशियम, आयरन और मैग्नीज का क्या होगा, कंपटीशन होगा तीनों का। अब मैंगनीज अगर वो ज्यादा है, Mn ज्यादा है, तो ये क्या कर देगा, Fe और Mg को है, ये अंदर आने ही नहीं देगा, जड़ों के अंदर आने ही नहीं देगा, तो इनकी कमी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन जो कैल्शियम है वो अंदर तो आ गया, वो जड़ों के अंदर तो घुस गया, लेकिन अब जो मैंगनीज है ना, वो उसको तने के अंदर ऊपर नहीं जाने देगा, वो पत्तियों तक उसको पहुंचने नहीं देगा, तो इस कैल्शियम की भी ऐसे कमी हो जाएगी। यहां तक बातें क्लियर है। अब आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्या दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं, आपने अपने जो एलिमेंट्स पढ़े हैं वो एलिमेंट्स दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, उनकी जो कौन सी फॉर्म के अंदर, हर एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म होती है, ठीक है, तो कौन सी फॉर्म के अंदर वो एब्जॉर्ब होता है वो दे रखी है, और उसका रोल क्या है वो दे रखा है। तो इस टेबल से अपन वो देख लेते हैं जल्दी। नाइट्रोजन की बात करें, एब्जॉर्ब कैसे होता है, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, ठीक है, इनकी ये फॉर्म उसकी है नाइट्रोजन की, जिससे क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। काम देख लो भैया, रोल देख लो, ऑल प्लांट पार्ट्स, जितने भी प्लांट के पार्ट्स है सबके अंदर नाइट्रोजन मिल जाएगा आपको, जितने भी प्लांट के पार्ट है सबके अंदर नाइट्रोजन आपको देखने को मिलता है। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उनके अंदर, मेटाबॉलिकली जो एक्टिव सेल्स है, ठीक है, जो सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव है उनके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है नाइट्रोजन। प्रोटीन्स के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर, विटामिन के अंदर, हार्मोन्स के अंदर आपको नाइट्रोजन देखने के लिए मिलता है। चलो जी, फिर आगे बात करेंगे किसकी, फोस्फोरस की बात कर लेते हैं। फोस्फोरस जो एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है, H2PO4 नेगेटिव के अंदर भी हो सकता है, और आपका HPO4 नेगेटिव के अंदर भी हो सकता है। अब इसे काम देख लो, रोल क्या क्या है, ऑल फोस्फोराइलेशन, जितने भी फोस्फोराइलेशन होंगे सब के अंदर आपको फोस्फोरस चाहिएगा। और भैया सेल मेम्ब्रेन, जितने भी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर फोस्फोरस तो होता ही है, तो फोस्फोरस आपको वहां भी देखने के लिए मिलता है। सर्टेन प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स हैं जिनके अंदर भी आपको फोस्फोरस दिखता है। ऑल न्यूक्लिक एसिड, जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं वहां पर आपको फोस्फोरस दिखता है, ठीक है।
जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वहां पर भी आपको फास्फोरस दिखेगा। फिर बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम एब्जॉर्ब कैसे होता है भैया, K+ के रूप में ये एब्जॉर्ब होता है। काम देख लेते हैं इसके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर मिलेगा आपको, बर्ड्स, लीव्स, रूट टिप्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और ये क्या करता है, एनायन केटाइन बैलेंस जो है सेल के अंदर, कोशिका के अंदर एनायन और केटाइन का आपस में बैलेंस बनाकर ये रखता, सामंजस्य बनाकर ये रखता है कौन, पोटेशियम। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी जब अपन ने फंक्शन पढ़े थे एलिमेंट्स के, तब मैंने आपको बताया था कि जो पोटेशियम है वो स्टोमेटा को बंद होने और खुलने का काम करता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी ये काम करता है, सेल की टर्जिडिटी में काम आता है, और प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये काम आता है कौन, आपका पोटेशियम। फिर बात करें कि इसकी कैल्शियम की, कैल्शियम एब्जॉर्ब कैसे होता है, Ca+2 के रूप में ये क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और इसके रोल देख लेते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग जो टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक और जो डिफरेंशिएटिंग टिश्यू है वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। और फिर बात करें फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक जो स्पिंडल बनते हैं, माइटोटिक जो स्पिंडल बनते हैं, जब अपन ने सेल डिवीजन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था क्या होता है ये, तो जो माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं उनमें भी आपको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। फिर बात करें किसकी, एक्टिवेट एंजाइम्स, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में भी ये हेल्प करते हैं। सिंथेसिस ऑफ मिडल लेमिला, जो मिडल लेमिला बनती है ना, जो मिडल लेमिला बनती है वो किससे बनती है, कैल्शियम पेक्टेट की बनती है। कब पढ़ाया था मैंने आपको, सेल कोशिका वाला चैप्टर के अंदर मैंने बता चुका हूं कि कैल्शियम जो मिडल लेमिला वो क्या होती है, कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई होती है, तो कैल्शियम की जरूरत यहां भी पड़ेगी। एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीव्स, जो पुरानी जो लीव्स हैं उनके अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाती है, वहां पर जमा हो जाता है ये। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है उनका फंक्शन में हेल्प, ठीक है। और मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है वहां पर भी आपको कैल्शियम देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करें किसकी, मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम देखो भैया एब्जॉर्ब कैसे होता है, Mg+2 के रूप में ये एब्जॉर्ब होता है। अब इसे काम देख लो, रोल क्या क्या है, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में आपको ये देखने के लिए मिलता है, क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वहां पर आपको मैग्नीशियम दिखता है। और देखो भैया एक्टिवेट रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस और एंजाइम्स, ठीक है, जो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के जो एंजाइम्स हैं, रेस्पिरेशन के जो एंजाइम्स होंगे, फोटोसिंथेसिस के जो एंजाइम्स होंगे, उनको क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा कौन, Mg+2। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब मैंने एलिमेंट्स के रूट फंक्शन बताए थे उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि Mg+2 है वो कौन कौन से एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। डीएनए और आरएनए सिंथेसिस में भी और राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर भी आपको मैग्नीशियम दिखता है। फिर बात करें सल्फर की, एब्जॉर्ब कैसे होता है, SO4 नेगेटिव के फॉर्म में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। फंक्शन रोल देख लो भैया, 2 अमाइनो एसिड होते हैं, 2 अमाइनो एसिड कौन कौन सी, सिस्टीन और मिथियोनिन, इनके अंदर आपको सल्फर दिखता है, ठीक है। सेवरल एंजाइम्स के अंदर और विटामिन कौन सी, थायामीन, बायोटीन और कोएंजाइम ए, इनके अंदर आपको सल्फर दिखेगा। आयरन की बात करें तो ये किसके रूप में एब्जॉर्ब होता है, फेरस के रूप में ये एब्जॉर्ब होता है। फेरस क्या है, Fe3+, ठीक है। और ये कहां का रोल इसका देख लो भैया, कंस्टिट्यूट प्रोटीन इन ईटीएस, ईटीएस का पढ़ेंगे अपन, अभी 2-3 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जो अपनी जो प्लांट फिजियोलॉजी इसी के अंदर अपन ईटीएस साइकिल भी अपन पढ़ते हैं। तो ईटीएस है भैया, ये क्या है, इसके अंदर क्या है, साइटोक्रोम बनता है, एक फेरोडोक्सिन बनता है, साइटोक्रोम बनता है और क्या बनता है, फेरोडोक्सिन बनता है, ठीक है जी। तो उसी के अंदर क्या है, आपका जो आयरन है उसकी जरूरत पड़ती है। एक्टिवेट कैटालाइज एंजाइम, जो कैटालाइज एंजाइम उनको एक्टिवेट करता है। और क्लोरोफिल फॉर्मेशन के अंदर भी काम आता है कौन, आपका Fe आयरन जो है। मैंगनीज की बात करें फिर Mn+2 के रूप में ये क्या आता है, एब्जॉर्ब होता है और एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को। कौन कौन से एंजाइम्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम्स हैं उनको क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये अपन फोटोसिंथेसिस के अंदर भी बात करेंगे कि जब फोटोसिंथेसिस करते हैं उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर क्या करता है, वाटर को अपन क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, पानी को अपन तोड़ेंगे और क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है वहां से निकलेगी, ठीक है। ये जो जब फोटोसिंथेसिस कराएंगे उस टाइम पर क्या करेंगे, पानी को तोड़ेंगे, बताऊंगा मैं, पानी को तोड़ेंगे और उस टाइम पर क्या होगी, ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलेगी। पानी को जब तोड़ेंगे तो इसके अंदर किसकी जरूरत पड़ती है, आपको मैंगनीज की जरूरत पड़ती है। जिंक की बात कर लेते हैं, Zn+2 के रूप में ये एब्जॉर्ब होता है। और ऑक्सीजन सिंथेसिस के अंदर इक्वेशन आया हुआ है कि भैया ऑक्सीजन सिंथेसिस के अंदर कौन सा जो आपका जो एलिमेंट है, जो कौन सा मिनरल है वो आपको चाहिए। तो ये अपन ने कहां पढ़ा था, ये अपन ने जो 15th चैप्टर पढ़ के आए हैं अपन, प्लांट डेवलपमेंट और प्लांट ग्रोथ वाला, जो उसके अंदर भी मैंने आपको ऑक्सीजन के अंदर ही बताया था कि जिंक है उसकी जरूरत होती है, ठीक है, किसके लिए, ऑक्सीजन सिंथेसिस के लिए। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, एक्टिवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। फिर बात करें कॉपर की, तो कॉपर क्या है, Ca+2 के रूप में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और उसके अंदर क्या है, खास बात है, ओवरऑल प्लांट मेटाबॉलिज्म के अंदर, जो प्लांट की मेटाबॉलिज्म जो होती है उसके अंदर ओवरऑल ये काम करता है, ठीक है।
एक्टिवेट्स रिडॉक्स रिएक्शन एंजाइम्स, जो रिडॉक्स रिएक्शन के जो एंजाइम्स होंगे उनको एक्टिवेट करेगा। ये आपको याद होने चाहिए भैया, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा 101%। बोरोन की बात करें तो BO3 नेगेटिव, B4O7 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव के रूप में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। इसके काम देख लो भैया, यूटिलाइजेशन, कैल्शियम का यूटिलाइजेशन करने में, ठीक है, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के अंदर, पोलन जर्मिनेशन के अंदर, सेल एलोंगेशन और डिफरेंशिएशन के अंदर, और कार्बोक्सीहाइड्रेज ट्रांसलोकेशन के अंदर ये काम करता है। तो ये आपको रोल याद रखने ही पड़ेंगे। फिर बात करें भैया मोलिबेडनम की, तो मोलिबेडनम जो है ये MOO2 पॉजिटिव के रूप में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। कंपोनेंट्स ऑफ सेवरल एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स का क्या कंपोनेंट है ये। और ये नाइट्रोजन जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर क्या करता है, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट जो रिडक्टेज है इनके हेल्प करता है, ठीक है। फिर बात करें किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन Cl नेगेटिव के रूप में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। एनाइन कैटाइन बैलेंस बनाए रखता है किसके अंदर, सेल्स के अंदर एनाइन कैटाइन बैलेंस बना के रखता है। और फोटोसिंथेसिस के अंदर जब आप फोटोसिंथेसिस कराएंगे उस टाइम पर जो वाटर, मैंने अभी बताया आपको कि पानी को तोड़ते हैं अपन, उसी के अंदर ये भी हेल्प करता है। वाटर स्प्लिटिंग जो रिएक्शन होती है उसके अंदर ये भी हेल्प करेगा। तो ऑक्सीजन जो इवोल्यूशन है यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया कि पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन होगा। विद Na+ और K+ के साथ मिलकर क्या करता है, ये सोल्यूट कंसंट्रेशन बनाए रखता है, ठीक है। Na+ और K+ के साथ में मिलकर, ये अपन ने रोल पढ़ लिए, ये रोल आपको पता होने चाहिए। इनको आपको एक दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। ये टेबल आप पढ़ोगे इजीली आपको याद हो जाएगा। एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा है, उसी की बात, उन्हीं बातों को मैंने यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट किया है। फिर बात करें डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। अपन ने बात कर ली कि भैया अगर बढ़ जाए, ठीक है, अगर जो आपके जो एलिमेंट्स है, एसेंशियल एलिमेंट्स, अगर वो बढ़ जाए तो क्या होती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। लेकिन अगर उनकी कमी हो जाए तो क्या होगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी होगी, कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कौन कौन से सिम्टम अपन को देखने के लिए मिलते हैं। अगर ये आपके जो अनिवार्य तत्व हैं, ठीक है, अगर इनकी कमी हो जाए तो अपन को सिम्टम कौन कौन से देखने के लिए मिलेंगे, लक्षण कौन कौन से दिखेंगे, उसकी बात करेंगे। तो पहला क्या है, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होती है, क्लोरोसिस को ध्यान में रखो। क्लोरोसिस होती क्या है भैया, ये होती है येलो लीव्स, मतलब आपकी जो पेड़ है, मतलब जो प्लांट है, उसकी पत्तियां क्या हो जाएंगी, पीली पीली हो जाएंगी। अगर क्या क्लोरोसिस हो जाएगा तो क्या हो जाएंगी, जो पत्तियां हैं वो कैसे हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी। और क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी। अब आपको पता है कि क्लोरोफिल की वजह से हरी कलर की दिखती है अपन को पत्तियां, ठीक है। अगर क्लोरोफिल की कमी हो गई तो पत्तियां कैसी दिखेंगी, येलो येलो दिखेंगी, ठीक बात है। उसी को क्या बोलते हैं अपन, क्लोरोसिस बोलते हैं। अब ये क्लोरोसिस होता क्यों है, कौन से तत्व हैं उन जिनकी डेफिशिएंसी, जिनकी कमी के कारण क्लोरोसिस होता है, तो उन तत्वों की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सा है, NKMgSFeMOZNMN, ठीक है, कौन कौन से हैं, ट्रिक बताएं। ट्रिक भैया सिंपल सी है, जो सामने हर जगह पढ़ रखी होगी, ना कर मुझसे फिर मोहब्बत जाने मन। क्या है, ना कर मुझसे फिर मोहब्बत जाने मन, ना कर मुझसे फिर मोहब्बत जाने मन, ना कर मुझसे फिर मोहब्बत जाने मन। तो इससे आप याद रख सकते हो कि भैया क्लोरोसिस जो है, इसकी क्या है डेफिशिएंसी, किस किस से तत्व, कौन कौन से तत्व हैं जिनकी डेफिशिएंसी से आपको क्लोरोसिस होता है, आपको नहीं प्लांट्स को। नेक्रोसिस की बात करें, फिर नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस की बात करें तो क्या है, डेथ ऑफ टिश्यू। जो लीफ है, जो टिश्यू है, जो पत्तियों के जो टिश्यू है, वो उनकी डेथ हो जाती है इसके अंदर। क्लोरोसिस के अंदर क्या हो जाएगी, पत्तियां जो है वो पीली दिखेंगी आपको। लेकिन नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, यहां पर डेथ हो जाती है टिश्यूज की, जो लीफ है उनकी जो टिश्यू है उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब ये डेथ क्यों होती है, कौन से एलिमेंट्स है जिनकी कमी के कारण डेथ होती है, वो बता देते हैं आपको। तो भैया इसके अंदर है CaCuMgK। इसको याद रखने की सीधी सी ट्रिक क्या है, सीधी सी ट्रिक है ये भैया, काकू, ठीक है। कौन है काकू, कोई है, कोई लड़का होगा काकू, ठीक है। MG क्या है, मैगी, और के का मतलब क्या, खा, काकू मैगी खा, काकू मैगी खा। अब इसको आपको कैसे पता लगेगा भैया, ट्रिक तो बहुत सारी होगी, तो आपको कैसे पता लगेगा कि भैया काकू मैगी खा ये कौन से की ट्रिक है। इसके लिए भी आपको जुगाड़ है। मैगी जो है वो कौन सी कंपनी बनाती है, मैगी जो है वो कौन सी कंपनी, नूडल्स की बात नहीं कर रहा मैं, मैगी की बात कर रहा हूं। मैगी कौन सी कंपनी बनाती है, नेस्ले, ठीक है। कौन सी कंपनी बनाती है, नेस्ले बनाती है। तो N फॉर नेस्ले, N फॉर क्या हो जाएगा आपका, नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस क्या, N फॉर नेस्ले हो जाएगा, N फॉर क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस। आपको क्या याद रखेगा कि काकू को मैगी खिलानी है, तो काकू मैगी खा, ठीक है। तो इसे आपको याद रहेंगे ये एलिमेंट्स। फिर बात करें किसके, डिले फ्लावरिंग डिले किस किस की वजह से होती है, कौन से एलिमेंट्स है जिनकी कमी के कारण जो फ्लावरिंग है वो डिले हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी, किसकी वजह से, तो वो हो जाती है SNMO। अब पार्टी पुर्टी की बात नहीं होगी भी, बिल्कुल भी, ठीक है। ये पार्टी वो पार्टी ये बातें नहीं होंगी, सीधी सी बात है। ट्रिक आपको याद रखनी है, एग्जाम तक आपको याद रखनी है, तो इसके लिए कुछ भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो भैया देखा, डी फॉर क्या है, डिले, और डी फॉर क्या होता है, देश, ठीक है। डी फॉर देश और डी फॉर क्या हो जाएगा, डिले। देश का प्रधानमंत्री कौन है, देश के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है।
पार्टी पुर्टी की बातें नहीं होंगी, ठीक है, सिंपल ट्रिक है, याद रखनी है, ठीक है, कि हाँ ये सर तो ये फैन बॉय, ऐसे बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डी फॉर क्या हो जाएगा, डिले फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग क्या है, डिले होगी, ठीक है, और डी फॉर क्या है, देश, ठीक है, तो देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे याद रहेगा, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ऐसे आपका रहेगा डिले फ्लावरिंग किसकी वजह से होती है, एसएनएमओ श्री नरेंद्र मोदी, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब बात करें इनहिबिट सेल डिवीजन, अगर आपकी कुछ और ट्रिक है तो उससे आप याद रख सकते हो, मैंने आपको जो बता दी। इनहिबिट सेल डिवीजन, अब सेल डिवीजन जो है वो इनहिबिट कैसे, ठीक है, किसकी वजह से जो सेल डिवीजन है, जो सेल का विभाजन है वो इनहिबिट होता है, तो उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट है, एसएनएमओ के। अब देखो मैं बताऊं आपको, अगर बात पार्टी पुर्टी की बातें नहीं होंगी, पार्टी की बातें नहीं होंगी। डी का मतलब क्या होता है, देश, ठीक है। सी का मतलब क्या बताया मैंने, चाइना, और आई का मतलब क्या है, इन, ठीक है। अगर ठीक है चाइना अंदर आ जाए, देश के अंदर चाइना कब का आ जाए, देश के अंदर चाइना जो है वो इन कर जाए कब का, अगर खतरनाक प्राइम मिनिस्टर ना हो, तो इससे याद रख सकते हो आप, श्री नरेंद्र मोदी खतरनाक, श्री नरेंद्र मोदी खतरनाक, पार्टी पुर्टी की बातें नहीं होंगी, ठीक है। तो इनहिबिट सेल डिवीजन, तो इनहिबिट सेल डिवीजन से क्या रख सकते हो, श्री नरेंद्र मोदी खतरनाक। तो अगर चाइना है, सी का मतलब चाइना आ जाएगा देश के अंदर, डी से याद रख सकते हो देश के अंदर चाइना आ जाएगा अगर श्री नरेंद्र मोदी खतरनाक नहीं होंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड प्लांट ग्रोथ की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड प्लांट ग्रोथ कब होगी, तो इससे याद रख सकते हो FEK, तो इसको आप ट्रिक बना सकते हो, जो ऊपर मैंने ट्रिक बताई है उसी से रिलेट करके इससे भी बना सकते हो, कुछ बन सकता है इससे, मैं बात नहीं बोलूंगा वो, ठीक है। अब इससे बना सकते हो आप, बने हिंट दे दिया, आपको बनाना चाहो तो बना सकते हो। प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स, ठीक है, ऊपर वाली ट्रिक है उन्हीं से बनेगी, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगा बना लेना, ठीक है। प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स, इसके अंदर क्या आ जाएगा, MG कप, ठीक है, MG कप, ठीक है, मैगी का कप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिर बातें करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स जो है इनका अवशोषण कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो बातें कर लेते हैं। तो ये जो तत्व है इनका अवशोषण कैसे होता है, दो फेजों के अंदर होता है, दो फेजेस के अंदर होता है। कैसे होता है वो देख लो, एक होता है भैया एपोप्लास्ट, एक होता है सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट और एक होता है सिम्प्लास्ट। मतलब क्या है, मतलब सीधा सा मतलब है, सिंपल सा मतलब है, वो क्या है ये सब जानते हो आप। बाहर की जो क्या होती है, सेल वॉल होती है, और उसके अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल, फिर क्या अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है अपना, कोई सोल्यूट है, ये क्या है, कोई विलय है, कोई भी सोल्यूट है, कोई एलिमेंट मान लो, कोई तत्व है, ठीक है। ये क्या है, तत्व है। अब इसको सेल के अंदर जाना है, ठीक है, तो ये कहां आएगा, इस सेल वॉल के पास में आएगा, सेल वॉल के पास में आएगा, और सेल वॉल के पास में आएगा तो सेल वॉल बोलेगी मेरे पास क्यों खड़ा है, मेरे पास क्यों खड़ा है, मैं किसी को रोकती ही नहीं, मैं किसी को रोकती ही नहीं, तुझे जाना है तो जा अंदर, तुझे जाना है तो जा अंदर। तो ये जो है इसके पास में गया, ये रिक्वेस्ट कर रहा था, तो इसे बोला रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है भाई, मैं तो किसी को रोकती ही नहीं, तू जा अंदर। तो ये चला गया अंदर, ये चला गया अंदर डायरेक्ट। लेकिन अंदर जैसे ही गया, ये अंदर जैसे ही गया, आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कहा यहां तो आ गया, ठीक है, सेल वॉल तो भेज देती है, लेकिन मैं ऐसे आगे जाने नहीं देती, मैं ऐसे आगे जाने नहीं देती, पहले यहां पर पैसे लगते हैं आगे जाने के। तो इसने क्या किया, कोई नहीं, अपन अंदर नहीं जा सकते, इसके अंदर नहीं जा सकते, कोई ना बाहर बाहर घूम लेंगे, इसके बाहर बाहर घूम लेंगे, अंदर जाने के पैसे लग रहे हैं लेकिन अपन बाहर बाहर घूम लेंगे। तो ये बाहर ऐसे, ये इस साइड में से बाहर बाहर घूमने लग गए, इसी को क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट बोलते हैं। ये अंदर गया, जो एलिमेंट है ये अंदर गया, ये फिर ऐसे ऐसे जाने लग गया, ये क्या है, एपोप्लास्ट। अब जो है, जो वो कुछ मतलब पैसे वाले लोग होते हैं, जो कोठी बंगले वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, कोठी बंगले वाले लोग हैं, उनके पास पैसा बहुत है, तो वो क्या करेगा, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या करेगा, पैसा दे देगा कि भैया लिए ले पैसे और मेरे को अंदर जाने दे, अंदर जाएगा तो क्या, सिम्प्लास्ट क्या है, जो अंदर चला जाएगा वो क्या मूवमेंट कहता है, सिम्प्लास्ट। जो एपोप्लास्ट से जाएंगे, ठीक है, वो क्या है, आउटर स्पेस के अंदर जाएंगे एलिमेंट्स, ठीक है, आउटर स्पेस से कहां जाएंगे, ये क्या उसको पैसिव टाइप का है, पैसिव टाइप का, यहाँ कोई एनर्जी नहीं लग रही, मैंने कहा आपको कि पैसा नहीं लगा, पैसा मतलब एनर्जी नहीं लग रही यहाँ पर, तो एनर्जी नहीं लग रही तो पैसा क्या है, पैसिव है ये, और इसको क्या बोलेंगे, इफ्लक्स। ये बाई ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ये किससे होता है, बाई ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। और सिम्प्लास्ट की बात करें, यहां पर क्या है, इनर स्पेस के अंदर, ये अंदर जाता है, बिल्कुल अंदर जाता है इन सिम्प्लास्ट के अंदर। यहां पर क्या एक्टिव पैसा लगता है, यहां पर पैसा लगता है मतलब एनर्जी खर्च होगा, तो यहां पर क्या ये एक्टिव टाइप का है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इनफ्लक्स। और ये बाई यूजिंग एनर्जी यूज होगी, यहां पर बात सिंपल सी है, खत्म बात। अब बात करेंगे विलयों का स्थानांतरण, जो सोल्यूट्स है उनका ट्रांसलोकेशन कैसे होता है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मिनरल सोल्ट है, ठीक है, मिनरल सोल्ट है।
अब वो क्या करेंगे, ट्रांसलोकेट होंगे। ट्रांसलोकेट कहां आके आएंगे, जाइलम, सब जानते हो अब जाइलम क्या होता है, पढ़ेंगे जाइलम को भी। तो जाइलम जो है, जाइलम है और वो वाटर स्ट्रीम के अंदर, जाइलम के अंदर क्या होता है, पानी होता है। पानी के अंदर क्या है, आपके जो मिनरल और सोल्ट्स हैं ये चले जाएंगे और इनको ऊपर कौन खींचेगा, इनको ऊपर की तरफ कौन खींचेगा, ट्रांसपायरेशन जो पुल होता है वो इनको ऊपर की तरफ खींचता है। इसकी भी अपन डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर अपन इसकी डिटेल में बात करेंगे, ट्रांसपायरेशन पुल क्या होता है उसके वहां बात करेंगे, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है। अब बात करेंगे सोइल एज रिजर्वेयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, जो आपके जो अनिवार्य तत्व है, उनके भंडारण किसके अंदर, मृदा के अंदर उसका भंडारण है। उसकी बातें कर लेते हैं, क्या क्या चीजें अपन को मिलती है। सोइल से जानते हो, मृदा को बोलते हैं, मतलब मिट्टी जो है, ठीक है। तो मिट्टी क्या करती है भैया, एक तो पानी को रोक के रखती है, होल्ड वाटर, वाटर को, पानी को है रोक के रखती है ये। और क्या काम है, इसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं, अच्छे मतलब बढ़िया माइक्रोब्स भी होते हैं जो प्लांट के लिए जरूरी है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन करते हैं वो बैक्टीरिया, आप सबको पता है कौन कौन से, अपन बहुत सारे पढ़ के आए हैं, ठीक है, बायोलॉजी कंप्लीशन पर है। तो देखो अब जो मिट्टी है वो बनती कैसी है, वेदरिंग और ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है। पहले क्या है, पहले मैंने आपको बताया था जब मैंने 12th क्लास के अंदर पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि भैया पहले पुराने टाइम में क्या था, चट्टानी थी, मिट्टी विट्टी नहीं थी, तो पहले चट्टानी टूटी, ठीक है, फिर वो थोड़ी हल्के लिए पत्थर बने, उसके बाद में वो मिट्टी बनी। तो ये क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक, पहले क्या चट्टानी थी उनका वो टूटे, उसके बाद में क्या है, उसके अंदर जो आयंस थे, जो चट्टानें थी उनके अंदर क्या है, मिनरल्स थे। तो वो मिनरल्स क्या है, मिट्टी के अंदर भी आ गए, क्योंकि चट्टानों से क्या मिट्टी बनी है, तो वो मिनरल्स के अंदर आ गए, वो इनऑर्गेनिक जो सोर्स थे वो अंदर आ गए, उनकी क्या बोलेंगे अपन, रॉक मिनरल्स बोलेंगे। उन्हीं से क्या हो रहा है, मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। अब बात करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल्स। अगर डेफिशिएंसी हो जाए मिट्टी के अंदर अगर एसेंशियल जो आपके जो अनिवार्य तत्व हैं इनकी अगर कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। कोई जमीन है, कोई खेत है, उसके अंदर जो आपकी जरूरी तत्व है उनकी कमी आ गई, तो उसको ठीक तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ना कि हाँ उस जमीन को खराब कर फेंक दो, उस जमीन को फेंकेंगे कहां, उसको ठीक करना पड़ेगा। उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं भैया किससे, फर्टिलाइजर से। जो फर्टिलाइजर्स हैं जिनके अंदर जिन तत्वों की कमी है, वैसे वाले जो तत्व हैं उस फर्टिलाइजर के अंदर हो, ठीक है, उस खाद के अंदर हो, वो खाद अपन डाल देंगे कहां पर, खेत के अंदर। तो खेत वापस क्या हो जाएगा, अपना ठीक हो जाएगा, उसकी जो कमी है वापस दूर हो जाएगी। चलो जी, अब बात करेंगे इसकी नाइट्रोजन साइकिल की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन साइकिल की बात कर लेते हैं। ये एनसाइड का डायग्राम है, सिंपल सी बात है। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन है, लेकिन उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट काम में नहीं लिया जा सकता, उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट काम में नहीं लिया जा सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस नाइट्रोजन को अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, इस नाइट्रोजन को कुछ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा जिसको कन्वर्ट करेगा NH3 के अंदर, कुछ इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा जिसको NH3 के अंदर कन्वर्ट करेगा, कुछ इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होंगे जो इसको NO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, ये NH3 अपने पास आ गया, NH3 आ गया, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, NO2 नेगेटिव के अंदर, NO2 नेगेटिव के अंदर करेंगे, फिर NO3 नेगेटिव के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले NH3 अपने पास आया, N2 से अपन ने क्या बनाया, NH3 बनाया। अब NH3 को अपन ने NO2 नेगेटिव के अंदर, फिर NO2 नेगेटिव को अपन ने किया NO3 नेगेटिव के अंदर। अब जो NO3 नेगेटिव बना ना, इसको अपन इसको जो है प्लांट जो है वो ले सकता है, अंदर ले सकता है, ठीक है। जो प्लांट है, ये जो NO3 नेगेटिव है इसको प्लांट जो है वो अंदर ले लेगा, प्लांट जो है वो इसको अपटेक कर लेगा। अपटेक करने के बाद में प्लांट को किसने खाया, एनिमल ने खाया। प्लांट को किसने खाया, एनिमल ने खाया। एनिमल भी मर गया, प्लांट भी मर गया, दोनों आपस में मर गए। उसके बाद में इनके अंदर इनकी जो डेड बॉडी होगी उससे क्या होगा, जो आपके जो कीड़े लगेंगे, ठीक है। वो कीड़े क्या करेंगे, अमोनिफिकेशन करेंगे, अमोनीकरण करेंगे और क्या बना देंगे, NH3, ठीक है, वापस उसे NH3 बना देंगे, ठीक है। ये पूरी साइकिल चलती रहती है। अब इसके अंदर खास बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं कि भैया जो NH3 बनी, ये NH3 तो यहां पर बन गई, ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, इंडस्ट्रियल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, इससे क्या बनी, अपन के पास NH3 तो आ गई, लेकिन डायरेक्ट NH3 तो काम में नहीं ले सकते, अपन काम में ले ही नहीं सकते, इसको NO2 नेगेटिव फिर NO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, NH3 को NO2 नेगेटिव के अंदर कौन कन्वर्ट करेगा, कुछ बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस जो है, ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, NO2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। फिर NO2 नेगेटिव को अपन को NO3 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी एक बैक्टीरिया, कौन सा, नाइट्रोबैक्टर, कौन सा है, नाइट्रोबैक्टर, ये कन्वर्ट कर देगा NO3 नेगेटिव के अंदर। ये तीनों क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रोफ होते हैं, क्या होते हैं, तीनों क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रोफ होते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है, हिंदी में इसको नाइट्रीकरण कहा जाता है।
अब बात करें डीनाइट्रिफिकेशन की, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण कहा जाता है इसको हिंदी में। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन ये जो आपका जो NO3 नेगेटिव जो आपको बना है इसको वापस जो है इसको कहां डाल दिया जाएगा, वापस नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसके अंदर भेजा जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, ये आपको याद रखनी है, स्यूडोमोनास और जो थायोबैसिलस है ये डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर काम आते हैं। बात क्लियर है, बात क्लियर हो जानी चाहिए। फिर आगे चलते हैं अपन, फिर आगे बात करेंगे किसकी, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। ये अपन ने बात कर ली, ये अपन ने बात कर ली कि भैया एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, कैसे साइकिल चलती है, पूरी बात कर ली। अब बात करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है अपने पास ये नाइट्रोजन है, इसको अपन ने किसमें कन्वर्ट करना है, NH3 के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम है, कौन सा, नाइट्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम है जी, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से अपन इसको NH3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सीधी सीधी बात नहीं है, बोल दिया अपन नाइट्रोजिनेज की मदद से अपन ने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कैसे होता है वो देखो। अब नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, आपको सबको पता है कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले होते हैं। अब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले कौन कौन से होते हैं वो देख लो भैया। एक होता है फ्री लिविंग, ठीक है, फ्री लिविंग जिनको खुद दूसरों से कोई मतलब नहीं है ना, वो अपना खाना खुवाना कुछ बना सकते हैं, ठीक है, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो फ्री लिविंग है, मतलब दूसरों के साथ में नहीं रहेंगे, अकेले रहेंगे, ठीक है। तो ये फ्री लिविंग कौन कौन से, एरोबिक हो सकते हैं, एनारोबिक हो सकते हैं। एरोबिक वाले कौन कौन से भैया, एजोटोबैक्टर और बीजर्निकिया, ठीक है, ये क्या है आपके एरोबिक है। एनारोबिक की बात कर लें, एनारोबिक कौन कौन से हैं, आपका रोडोस्पाइरलम। अब जो एजोटोबैक्टर और जो बीजर्निकिया क्या है, हेटेरोट्रोपिक होते हैं, और जो रोडोस्पाइरलम क्या है, ये ऑटोट्रोपिक होता है, ऑटोट्रोपिक होता है। फिर बात करें सिम्बायोटिक की, सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी जो साथ में रहना पसंद करते हैं। अब साथ में कौन कौन रहते हैं, एक राइजोबियम और एक फ्रेंकिया। राइजोबियम और जो फ्रेंकिया ये दोनों सिम्बायोटिक है। राइजोबियम जो वो किसके साथ में रहेगा, लेगुमिनस जो प्लांट्स है, जो लेग्यूम प्लांट है उनके साथ में क्या रहेगा, अब राइजोबियम रहेगा। और जो फ्रेंकिया वो नॉन लेग्यूम जो प्लांट है उनके साथ में रहेगा, ठीक बात है। अब साइनोबैक्टीरिया, सब जानते हो साइनोबैक्टीरिया पढ़ के भी आए हैं अपन ये, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एनाबीना और नोस्टोगी अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है, सेकंड चैप्टर के अंदर अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है। एनाबीना और नोस्टोगी करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ये सारे अपन ने क्या पढ़ लिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल एंटू फिक्सेशन। मैंने क्या कहा आपको कि ये फ्री लिविंग होगी, ये साइनोबैक्टीरिया हो गई। अपन इनकी बात करेंगे, जो सिम्बायोटिक है ना, जो आपके सहजीवी हैं, इनकी बात कर लेंगे, ये कैसे करते हैं। तो सिम्बायोटिक जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी किसके अंदर, लेग्यूम प्लांट्स के अंदर होगी, ठीक है। तो सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। राइजोबियम जो है वो क्या है, इसके साथ में लेग्यूम की जो रूट है, जड़ें जो हैं उनके साथ में ये रहता है राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम, ठीक है। ये कौन कौन से एग्जांपल देख लो, अल्फा स्वीट क्लोवर, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रोड बीन, क्लोवर बीन, स्वीट पी, इनके साथ में ये रहता है, ठीक है। फिर बात करें फ्रेंकिया और नॉन लेग्यूम्स की, ठीक है। फ्रेंकिया जो है मैंने आपको पहले बता दिया कि जो राइजोबियम है वो लेग्यूम के साथ में रहता है, और जो फ्रेंकिया है वो नॉन लेग्यूम के साथ में रहता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, अल्नस ध्यान में रखना, फ्रेंकिया का एग्जाम्पल क्या है, अल्नस, ठीक है। चलो जी, अब ये देखो रूट नोड्यूल कैसे बनता है, जो आपकी ग्रंथि का है वो बनती कैसे है, ग्रंथि का है वो बनती कैसे है। ये देखो, ये क्या है, जमीन है, जमीन के अंदर का सीन दिखा रखा है, जमीन के अंदर का सीन दिखा रखा है। ये क्या है, मूल रोम मतलब रूट हेयर, क्या है, रूट हेयर है, ठीक है। रूट हेयर होता है जमीन के अंदर। ये क्या है, मृदाकण मतलब मिट्टी है, ठीक है जी। और ये क्या है, जीवाणु है, साइड में क्या है, जीवाणु है। अब क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, ये जो जीवाणु है, ये जीवाणु होते हैं, क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, रूट हेयर्स की तरफ, क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, उनकी तरफ आकर्षण होगा। रूट हेयर्स की तरफ जैसे ही अट्रैक्ट होंगे, इनसे केमिकल निकलता है, ऐसे मूल रोम है, ये केमिकल निकालते हैं और फिर क्या होता है, आपस में अट्रैक्शन होता है इनके अंदर। और अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, ये जो जीवाणु है ये मूल रोम के पास जाते हैं। पास जाने जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है आपके जो मूल रोम है ये क्या बना लेगा, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको कहेंगे अंकुश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंकुश बोलेंगे। अब ये अंकुश के अंदर क्या चले जाएंगे, जीवाणु जो है उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, और फिर क्या है, इसके थ्रू जीवाणु जो है वो क्या एक संक्रमण धागा बना लेंगे और उसके अंदर डालेंगे। आपको ये देखो, आपको ये दिख रहा होगा ना, ऐसे मतलब ये जा रहे हैं अंदर की तरफ, तो ये धागा सा दिख रहा है, आपको धागा सा दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, संक्रमण धागा इसको कहा गया है। और ये क्या है, अंदर की तरफ चले जाते हैं, सारे बैक्टीरिया जो है वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, कोर्टेक्स तक चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ अंदर जाकर क्या बना लेते हैं, ये इसे क्या बना लेते हैं, ग्रंथि का बना लेते हैं, रूट नोड्यूल बना लेते हैं। अब ये रूट नोड्यूल है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। रूट नोड्यूल के अंदर कुछ चीजें होती है काम की, वो देखो भैया ध्यान से सुनो क्या क्या होती है। एक होता है इसके अंदर लैग हीमोग्लोबिन, क्या होती है, लैग हीमोग्लोबिन होती है। लैग क्यों, इसको क्या कहा, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर होता है, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर होता है, इसलिए क्या कहा गया इसको, लैग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्यों, क्योंकि ये लाल रंग का होता है इसलिए हीमोग्लोबिन, ठीक है, लैग हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक तो होता है
रूट नोडुल जो बना आपका, जो ग्रंथिका बनी, इसके अंदर क्या होता है, एक तो लैग हीमोग्लोबिन होता है और एक क्या होता है, इसके अंदर नाइट्रोजिनेज होता है। अभी मैंने आपको बताया कि भैया N2 जो है, नाइट्रोजन जो है, उसको NH3 में कन्वर्ट करने के लिए अपन को एक एंजाइम चाहिएगा, कौन सा, नाइट्रोजिनेज। तो वो नाइट्रोजिनेज यहां होता है, वो नाइट्रोजिनेज, ठीक है। अब नाइट्रोजिनेज है, इसके अंदर दो चीजें होती है, MOFE प्रोटीन होती है इसके अंदर, ठीक है, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होती है, ठीक है। वो क्या करती है, वही इसकी क्या करती है, नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट करती है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए, लेकिन नाइट्रोजिनेज के अंदर भी MOFE प्रोटीन होती है और वो क्या करती है, N2 को NH3 के अंदर कन्वर्ट करती है। अब आप बोलोगे कि भैया इस लेग हीमोग्लोबिन का क्या मतलब, क्या फंडा, क्या है इसका ना, जरूरत क्या है इसकी जरूरत इसलिए है भैया कि ये क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है। मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजिनेज जो है ना, नाइट्रोजिनेज वो नाइट्रोजन को क्या करता है, NH3 के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इसके अंदर ये तभी हो सकता है, ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है जब ऑक्सीजन ना हो, अगर ऑक्सीजन आ गई तो ये सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन में पागल हो जाता, नाइट्रोजिनेज जो है वो पागल हो जाता, वो काम नहीं कर पाता। इसलिए ये सही से काम कर पाए, इसका ख्याल कौन रखता है, लैग हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, ऑक्सीजन को जाने नहीं देता, नाइट्रोजिनेज के पास में जाने ही नहीं देता, ऑक्सीजन को पहले ही पकड़ लेता है। तो ये अपना काम जो है वो सही से करता रहता है। अब ये आपकी जो क्या है, एक रिएक्शन दे रखी है, क्या है इसके अंदर, N2 जो है, N2 अपने को किसमें कन्वर्ट करना है, NH3 के अंदर कन्वर्ट करना है। अब देखो एटीपी का खेल देखना भैया, N2 को अपन ने किसमें कन्वर्ट किया, 2 NH3 के अंदर, 2 मॉलिक्यूल अपन को किसके मिले, NH3 के मिले, ठीक है। तो इसके लिए कितनी एटीपी लगी, 16 एटीपी लगी, 16 एटीपी लगी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भैया एक NH3 बनाएंगे, एक NH3 बनाए तो अपन को 8 एटीपी चाहिए, एक NH3 बनाने में अपन को 8 एटीपी चाहिए। तो दो NH2 बनाने में अपन को क्या चाहिए, NH3 आएगा यहाँ पर, 2 NH3 बनाने में क्या चाहिए अपन को, 16 एटीपी अपन को चाहिए होंगी। यहां तक बातें क्लियर है। अब ये क्या है, इसी का क्या है, डायग्राम के थ्रू बता रखी है, इसी रिएक्शन को क्या बना रखा है, डायग्राम के थ्रू बता रखा है कि भैया ये क्या है, एंजाइम है। यहां पर ये क्या आया, ये N2 जो है यहां पर आकर चिपक गया, इसका एंजाइम की चिपकता है, यहां पर फिर रिडक्शन हुआ, 2 H+ आए, इसके साथ में जुड़ गए, फिर वापस रिडक्शन हुआ, 2 और H+ आए, इसके साथ में जुड़ गए, 2 H+ आए, इसके साथ में जुड़े, और फिर क्या है, ये NH3 2 बनकर को मिल गए और एंजाइम जो है वो क्या अलग हो गया, फिर वो एंजाइम जो है वो दूसरी रिएक्शन के लिए रेडी हो गया। ये बात क्लियर है। अब बात करेंगे इसकी फेट ऑफ अमोनिया की, किसकी बात करेंगे जी, फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया की नियति क्या होता है, देखो मैं समझाऊं आपको। अपन ने NH3 तो बना लिया, लेकिन होता क्या है, ये NH3 है ना, ये फिजियोलॉजिकल पीएच पर क्या होता है, इसके अंदर एक और H आकर जुड़ जाता है, इसके अंदर क्या होता है, एक और H आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जो फिजियोलॉजिकल पीएच पर क्या होगा, ये जो अपन ने अमोनिया बनाया ना, ये अपन ने NH3 जो बनाया, नाइट्रोजन से अपन ने NH3 बना तो लिया, लेकिन ये क्या करेगा, जब फिजियोलॉजिकल पीएच पर क्या करेगा, ये NH3 जो है वो किसमें, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया जो है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो NH4 पॉजिटिव होता है ना, ये बहुत टॉक्सिक होता है, अपन ने नाइट्रोजन से NH3 बना लिया, लेकिन होता क्या है, ये जो NH3 है ना, ये NH4 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो अमोनियम आयन है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, अब ये टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको टॉक्सिक होगा तो टॉक्सिक, अगर ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, ऐसा का ऐसा ही इकट्ठा होता रहेगा ये टॉक्सिक मटेरियल, तो प्लांट की ग्रोथ तो हो ही नहीं पाएगी। इसलिए क्या करना पड़ता है, इसको ठीक करना पड़ता है। ठीक कैसे करेंगे, पहला तरीका क्या है, रिडक्टिव एमिनेशन। क्या करेंगे, रिडक्टिव एमिनेशन करा देंगे, ठीक है। मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अब अपचयित एमाइनीकरण इसका कराएंगे। क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, इसके साथ में अपन क्या किया, NH4 पॉजिटिव है, दोनों को आपस में जोड़ा तो क्या मिला अपन को, ग्लूटामेट जो डिहाइड्रोजिनेज है, इसकी हेल्प से अपन के पास क्या मिल गया, ग्लूटामेट जो है इसके अंदर ये कन्वर्ट हो गया, तो अब ये टॉक्सिक नहीं है, अपना काम हो गया। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, पार अमीनन या फिर विपक्ष अमीनन या ट्रांस अमीनेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, एक होता है अमाइनो डोनर, ठीक है, अमाइनो डोनर जिसके अंदर ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। दूसरा होता है अमाइनो एक्सेप्टर, दूसरा क्या होता है, अमाइनो एक्सेप्टर। इसके अंदर करते क्या है, इसको ध्यान से देखना। ये जो है इससे अपन NH3 हटाएंगे और इस पर लगा देंगे, ठीक है। इससे NH3 हटाकर इस पर लगाएंगे, यही इसके अंदर कार्यक्रम होता है। तो यहां पर देखो ये R1 है। आपको कंफ्यूज होगा कि भैया चेंज कुछ भी नहीं किया। देखो यहां पर देखो R1 है ना, ये R1 है, यहां पर क्या R2 है, इसका ध्यान में रखना, ठीक है, इसका ध्यान में रखना। तो ये यहां से मैं क्या कहा कि इस NH3 पॉजिटिव को यहां से हटाएंगे और इसके साथ में इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या किया अपन ने, ये R1 वाले से हटा दिया, ठीक है। R1 जो है वो R2 के जैसा हो गया और R2 वाले में आपको NH3 दिखेगा।
तो ये क्या है आपका, ये क्या है, ट्रांसअमीनेशन होता है। ठीक है, ये दो मैंने प्रोसेस आपको बता दी। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी अमाइड इन स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन। कुछ एक दो अमाइड दे रखे आपके एनसीईआरटी के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में दे रखी है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, छुपा के दे रखे हैं बिल्कुल। तो भैया जो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन के अंदर कौन सी अमाइड है, वो दो इंपॉर्टेंट अमाइड है। कौन सी है, एस्पेराजीन और ग्लूटामीन। एस्पेराजीन और ग्लूटामीन दो अमाइड हैं जो आपको कहां देखने के लिए मिलती हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब एस्पेराजीन है वो एस्पार्टिक एसिड से और ग्लूटामीन जो है वो ग्लूटामिक एसिड से बनी हुई होती है। ठीक है, अब बात करेंगे सोयाबीन की बात दे रखी है लास्ट लाइन के अंदर दे रखी है। सोयाबीन जो है ना, सोयाबीन जो है वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है फिक्स्ड नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। अब उसको एक्सपोर्ट करता है किसके रूप में, यूराइड्स के रूप में। यूराइड्स के रूप में क्या करता है, उसको एक्सपोर्ट करता है कौन, सोयाबीन। तो ये वर्ड आप ध्यान में रखना, जो सोयाबीन होता है वो यूराइड्स के रूप में एक्सपोर्ट करता है किसको, जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है उसको। ठीक है, तो इसी के साथ अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसा भी आपको लगे फीडबैक जरूर से दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और डिस्क्रिप्शन में क्या देखा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहां पर ज्वाइन जरूर से कर लेना। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको नोट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।